गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा पर्ट, और पर्ट में हमने प्रोबेबिलिटीज़ के क्वेश्चंस किए। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में मैंने आपको दोनों तरीके के क्वेश्चंस कराए। एक जो हमको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन दी हो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दूसरा जो हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालनी है। चलिए, अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रोजेक्ट क्रैशिंग। प्रोजेक्ट क्रैशिंग मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सीपीएम पर्ट अगर आप बुक देखें हमारी तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ये पहली जो टेबल बनाई जाती है, इस टेबल से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारी सीपीएम पर्ट कितनी इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में पिछले अगर कंटिन्यूसली देखें, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें सीपीएम पर्ट का क्वेश्चन नहीं आया है। तो सीपीएम पर्ट में से एक क्वेश्चन जरूर आता है जो हम एरिया पढ़ रहे हैं। और अगर सीपीएम पर्ट की बात करें तो उसमें से प्रोबेबिलिटी और प्रोजेक्ट क्रैशिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कंपेयर टू फ्लोट्स, क्योंकि फ्लोट्स आपने देखा था कि कैलकुलेशन बेस्ड है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट क्रैशिंग। समझ लें प्रोजेक्ट क्रैशिंग होती क्या है। प्रोजेक्ट क्रैशिंग, क्रैश वर्ड जो है, क्रैश वर्ड, क्रैश का मतलब है कट करना, प्रोजेक्ट की लेंथ को कट करना। कैसे कट कर सकते हैं? सपोज करो आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपको कंस्ट्रक्शन का वर्क है और ये 3 आपको वॉल बनानी है। वॉल 1, वॉल 2, वॉल 3, तीनों की जो हाइट है वो 10 फीट है। ये 3 वॉल आपको बनानी है और फिर ये जो तीनों वॉल बन जाएंगी तो इन पे रूफ बनेगा। अभी तीनों पर अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर ए, कॉन्ट्रैक्टर बी, कॉन्ट्रैक्टर सी। कॉन्ट्रैक्टर ए इस वॉल को मान लेते हैं 10 दिन में बना देता है। कॉन्ट्रैक्टर भी इस वॉल को मान लीजिए 8 दिन में बनाता है और कॉन्ट्रैक्टर सी इस वॉल को मान लीजिए 12 दिन में बनाता है। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है? एग्जैक्टली 12 दिन, क्योंकि जब तक ये लॉन्गेस्ट है, क्योंकि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक इस पर छत हम लोग नहीं डाल पाएंगे। रूफ कब डल पाएगी? जब ये तीनों दीवारें बन जाएंगी। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 12 दिन का है। अब मैं इस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को कम करना चाहता हूं। क्यों? मेरे पास एक दूसरा प्रोजेक्ट आ गया है और वो मुझे जल्दी से जल्दी शुरू करना है। तो मैंने सुपरवाइजर से कहा ठीक है ना, मैंने सुपरवाइजर को इंस्ट्रक्शन क्या दी? टू रिड्यूस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। सुपरवाइजर ने मुझे जवाब दिया, सर हम कर सकते हैं। अगर सर इफ वी एम्प्लॉय 2 लेबरर more
वी कैन रिड्यूस 1 डे। सर हम अगर 2 लेबर लगा दें एक वॉल पर तो हमारा 1 दिन कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा एक काम करो, ठीक है ना, मैंने कहा एम्प्लॉय 10 लेबर, 10 लेबर लगा दी। जो 10 लेबर लगाई मैंने, तो उस 10 लेबर को लगाने से उसने क्या किया, ये वॉल 1 है मेरी, ये वॉल 2 है और ये वॉल 3 है, ठीक है। इसने क्या किया, जो एडिशनल लेबर उसने 10 लेबर किस पे लगा दी, वॉल 1 पे लगा दी। इससे क्या हुआ, अब जो न्यू प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आई, दस लेबर जब वॉल 1 पे लग जाएंगी तो इसकी नई प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितनी होगी, पहले 10 दिन में काम कर रहे थे, फिर ये तो 8 दिन में कर ही रहा था और ये 12 दिन में कर रहा था, तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितनी है, 12 दिन। अब मालिक चीखेगा, भाई क्या किया तूने, मैंने तुझे 10 लेबर लगा दी और 10 लेबर के बाद भी तेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 12 दिन है, तो गलती कहां हो गई। सर गलती हो गई यहां पर, गलती कहां हो गई सर, गलती हो गई कि मुझे यहां लगाने की बजाय मुझे ये कहां लगानी चाहिए थी सर, यहां लगानी चाहिए थी। क्यों, जो लॉन्गेस्ट है उसको रिड्यूस करो ना। तो ये केस 1 था, केस 1 में मैंने सारी लेबर कहां लगा दी थी, सारी लेबर मैंने वॉल 1 में लगा दी थी। तो इससे क्या सीखे हम, कॉन्सेप्ट हम ये सीखे कि हमें जो भी एडिशनल रिसोर्सेज लगाने हैं वो किस में लगाने हैं, हमें क्रिटिकल एक्टिविटीज को रिड्यूस करने में लगाने हैं, ना कि नॉन क्रिटिकल को। क्योंकि क्रिटिकल हमारा कौन सा था, ये था ना, ये सबसे ज्यादा था, तो ये क्रिटिकल था। सो वी शुड रिड्यूस क्रिटिकल एक्टिविटीज। और एक दूसरा है, देयर इज नो बेनिफिट टू रिड्यूस नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज। ठीक है ना, हमने वॉल 1 में खर्च करके बेकार कर दिया। अब बात करते हैं हम लोग आगे। सपोज करो ये वॉल 1 है, ये वॉल 2 है, ये वॉल 3 है। केस 2, अभी एग्जिस्टिंग पीरियड कितना है, ये 10 दिन है, ये 8 दिन है और ये 12 दिन है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मेरा कितना है, 12। चलिए मैंने एडिशनल लेबर इसमें 10 लेबर प्लस कर दी मैंने, तो रिवाइज्ड पीरियड क्या हो गया, इसका 10 दिन, इसका 8 दिन और इसमें 7 दिन। अब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है, अब ये क्रिटिकल हो गए। अब फिर से मालिक चीखेगा। मालिक क्यों चीखेगा, वो कहेगा भाई मैंने 10 लेबर भेजी थी तुझे,
तेरे 5 दिन कम होने चाहिए थे, तूने तो कुछ किया ही नहीं। तो मालिक की जब आपको चीख पड़ेगी तो आप समझोगे यार गलती कहाँ हुई। तो गलती ये हो गई सर, गलती ये हुई कि वी हैव employ all labor to reduce critical activities। और हमने इससे क्या सीख ली? इससे हमने ये सीख ली, लेसन हमने ये लिया कि we should not reduce या crash critical activities to such extent so that it became non-critical। मतलब क्रिटिकल को नॉन क्रिटिकल बनाने में हमें कोई फायदा नहीं है। क्यों? अब ये क्रिटिकल हो गया और जो पहले क्रिटिकल था वो अब क्या बन गया? नॉन क्रिटिकल बन गया। तो इससे हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा? कॉन्सेप्ट ये सीखा कि कॉन्सेप्ट ये सीखा हमने there is no benefit to reduce critical to non critical। ठीक है सर, तो करना क्या चाहिए? आप तो बड़ा कंफ्यूज कर रहे हो। तो पहला कॉन्सेप्ट ये था कि क्रिटिकल एक्टिविटीज को कम करना चाहिए। मतलब अगर आपने नॉन क्रिटिकल को कम कर दिया तो बेकार है, क्योंकि क्रिटिकल तो अपने आप एज इट इज खड़ी है। दूसरा कॉन्सेप्ट यह सीखा कि क्रिटिकल को इतना कम ना कर दो कि नॉन क्रिटिकल हो जाए। तो सही तरीका क्या है? व्हाट इज करेक्ट? तो करेक्ट यह है कि सर हमारे पास वॉल 1, 2, 3 है, इनकी जो ड्यूरेशन है वो सर इसका 10 दिन है, इसका सर 8 दिन है और इसका सर 12 दिन है। तो पहले हमें फर्स्ट we should reduce 2 days of वॉल 3। सबसे पहले हमें इसके 2 दिन कम करना चाहिए। क्यों? जैसे ही हम इसके 2 दिन कम करेंगे ये 10 दिन हो जाएंगे, और 10 दिन होने पे फिर हमारे पास दोनों 10-10 दिन के हो जाएंगे। फिर हम वॉल 1 और वॉल 3 दोनों को एक साथ कम करेंगे। सो एम्प्लॉय 4 लेबर। तो यहां हमने 4 लेबर लगा दी। अब हमारा जो ड्यूरेशन आया आई एम सॉरी, वो कितना आया? 10 दिन, 8 दिन, 10 दिन। अब now employ 6 labor on wall 1 and 3 simultaneously। तो इससे क्या कॉन्सेप्ट सीखा
कि पहले क्रिटिकल को इतना रिड्यूस कर दें जिससे वो नेक्स्ट क्रिटिकल के बराबर आ जाए या सेकंड लीस्ट के बराबर आ जाए, फिर दोनों को क्रैश करें जिससे कि क्या थर्ड लिस्ट के बराबर आ जाए, फिर तीनों को क्रॉस करें। तो कॉन्सेप्ट क्या समझे इससे? ये सारी स्टडी से हम क्या कॉन्सेप्ट समझे? कॉन्सेप्ट हम ये समझे कि प्रोजेक्ट क्रैशिंग में नंबर क्रैश करें critical activities to such extent that it became equal to next critical. Number 2, now crash both simultaneously to reduce equal to next critical. फिर थर्ड, now crash all three simultaneously and so on. ये अभी मैंने बुक से कुछ नहीं पढ़ाया, ये आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दे रहा था। प्रोजेक्ट क्रैशिंग क्या है? प्रोजेक्ट क्रैशिंग का मतलब है कि आप प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कम करना चाहते हैं, तो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन आप कम कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन आप कम कर सकते हैं कैसे? बाय एम्प्लॉइंग एडिशनल लेबर। सो इफ वी वांट टू रिड्यूस और क्रैश प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, वी हैव to incur additional डायरेक्ट कॉस्ट। हमारे को डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी। तो हम डायरेक्ट कॉस्ट जैसे ही इनकर्ड करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट की लेंथ, एम्प्लॉयर मतलब लेबरर बढ़ा दो, और भी खर्चे हैं वो सारे बढ़ा दो, आपकी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कम हो जाएगी। तो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ती है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम होती है जब। ठीक है, चलिए डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट में आपकी लेबर, ठीक है ना, और एक्सपेंडिचर में आपके आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, या डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आपकी डायरेक्टली प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपकी मशीन रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। तो क्वेश्चन ही है कॉन्सेप्ट, अगर हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमें कम करना है तो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी और इनडायरेक्ट कॉस्ट कम होगी कि बढ़ेगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट कम होगी। क्यों? बिकॉज जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, रेंट है, वो पर डे पे लगेगा। इनडायरेक्ट अगर जैसे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम होगा तो रेंट भी तो कम लगेगा।
assume to be incurred on day basis. So if project duration reduce, indirect cost रिड्यूस होगी। ठीक है, अभी ये लेमैन कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, बुक से मैं कॉन्सेप्ट अभी बताता हूं आपको प्रोजेक्ट क्रैशिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, चलिए अब जरा हम अपनी बुक पे आ जाएं, समझ लें प्रोजेक्ट क्रैशिंग क्या होती है। चलिए ये देखिए, इन द डिस्कशन ऑन द PERT we saw how the probability of the completion of a project can be computed for a specified period. There are usually compelling reasons to complete the project earlier than the originally estimated duration of the critical path computed on the basis of normal activity time by employing extra resources. ये लाइन थोड़ा आपको अंडरलाइन करने वाला है। बाय एम्प्लॉइंग, हम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम कैसे कर सकते हैं? बाय एम्प्लॉइंग एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। इन द प्रेजेंट सेक्शन वी विल डील विद दीज सिचुएशन विच विल स्पीक ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द कॉस्ट इन सच केसेस। व्हेन द टाइम ड्यूरेशन रिड्यूस द प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीजेज, बट इन सम केसेस द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज रिड्यूस्ड एज वेल ऑल्सो। चलिए, तो हमारे को क्वेश्चन में 4 तरीके की डिटेल दी रहेंगी। एक तो नॉर्मल टाइम उस एक्टिविटी में, और अगर नॉर्मल टाइम है तो नॉर्मल कॉस्ट कितनी है। क्रैश टाइम कितना है तो क्रैश टाइम में क्रैश कॉस्ट कितनी है। ठीक है ना, नॉर्मल टाइम में मेरी ये कॉस्ट है, अगर क्रैश टाइम में मैं कंप्लीट कराना चाहता हूं तो ये कॉस्ट है। तो इसमें कॉन्सेप्ट होता है एक्टिविटी कॉस्ट स्लोप। एक्टिविटी कॉस्ट स्लोप का मतलब है पर डे कम करने पे मतलब कॉस्ट इंक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज इन कॉस्ट पर डे फॉर दैट एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिविटी कॉस्ट स्लोप का कॉन्सेप्ट होगा चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन टाइम। ये कह सकते हैं एडिशनल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ टाइम। एडिशनल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ टाइम का मतलब पर डे कितनी एडिशनल कॉस्ट आ रही है मेरी। ठीक है, अब इसमें देखें डायरेक्ट कॉस्ट किसे कहेंगे? द टोटल कॉस्ट विच कैन बी डायरेक्टली ट्रेसेबल विद अ पर्टिकुलर एक्टिविटी इफ द ड्यूरेशन, ये लाइन अंडरलाइन करें, इफ द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी इज टू बी रिड्यूस्ड द डायरेक्ट कॉस्ट विल इंक्रीज। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं? द कॉस्ट which cannot be directly identified with a particular activity. If the duration of an activity is reduced, the total project duration will reduce and accordingly the indirect cost reduce. हमने यहाँ पर एक assumption क्या मानी है कि indirect cost जो है वो हमारी per day basis पर खर्च हो रही है, per time basis पर खर्च हो रही है। ये मैंने concept पढ़ाए हैं आपको। We should always reduce the duration of the critical activity. डांट पड़ी थी ना जब उसने सारी लेबर वॉल 1 पे लगा दी थी। जब वॉल 1 पे लगा दी तो उसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन सेम रहा था। तो हमें हमेशा क्रिटिकल एक्टिविटीज को रिड्यूस करना चाहिए जो क्रिटिकल पाथ है, सो दैट द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विल रिड्यूस। और वी कैन से दैट देयर इज नो लॉजिक टू रिड्यूस नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, कोई फायदा ही नहीं है। एक कॉन्सेप्ट और है कि क्रिटिकल एक्टिविटी या क्रिटिकल पाथ को हमेशा क्रिटिकल रहना चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया था जब हमने वॉल 3 पर सारी लेबर लगा दी थी, और वॉल 3 पर सारी लेबर लगाने से मेरे पास ये ड्यूरेशन कितना आ गया था? ये ड्यूरेशन मेरा 7 डेज आ गया था। देखिए, तो कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि हमें क्रिटिकल को हमेशा क्रिटिकल रखना है, क्रिटिकल को नॉन क्रिटिकल नहीं करना है। Critical path always to remain critical. It may be possible that non-critical path become critical after crashing. Steps समझ लें, नेटवर्क ड्रॉ करेंगे, क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे, एक्टिविटी कॉस्ट स्लोप निकालेंगे,
reduce the duration of the activity which lies on critical path so that project duration reduces. The above process is to be achieved by selecting. अब ये लाइन अंडरलाइन करने वाली है। ये जो हम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्टिविटी रिड्यूस कर दें। हमारा अल्टीमेटली हम कॉस्टिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें कॉस्ट तो हमेशा ही कम करनी है, तो हम वो वाली एक्टिविटी रिड्यूस करेंगे जिसमें हमारा कम से कम कॉस्ट लग रहा है। आगे पढ़ें। When two paths have same project duration, then reduce both the paths simultaneously. When all the critical activities, एक लाइन ये भी ध्यान देने, when all the critical activities which lies on the critical path has been crashed, then further crashing would not be possible. ठीक है ना, जब सारी एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी क्रैश हो गई हैं तो फिर उसके आगे क्रैशिंग पॉसिबल नहीं होगी। चलिए एक हम प्रॉब्लम देखते हैं। हमारी बुक में P22 प्रॉब्लम है, आई थिंक सो। वो प्रोजेक्ट क्रैशिंग प्रॉब्लम है और उसमें अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, मैं जो भी क्वेश्चंस कराता हूं वो क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि उनमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। आप ये नहीं देखिए कि बड़े क्वेश्चंस हैं, इतने बड़े क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। जब हम आगे की क्लासेस आप देखेंगे जो प्रॉब्लम्स की रहेंगी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, उनमें प्रॉब्लम्स आपको पता चलेगा 10-10 मिनट में सॉल्व हो रही हैं। क्योंकि अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट में हमें एक एक चीज को समझाना पड़ता है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रोजेक्ट क्रैशिंग के सम्स करेंगे। P22 क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। एक्टिविटीज हैं 1 से 2, 1 से 3, 2 से 4, 2 से 5, 3 से 4, 4 से 6, 5 से 6, 6 से 7। इनके टाइम दे रखे हैं, नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट। तो करेंगे इसको एक बार। चलिए P22 हम लोग कर रहे हैं। चलिए थोड़ी देर में करते हैं इसको।